अंततः लंबे अपमान और भटकन के बाद सरयू को आश्रय मिल गया। लेकिन उधर चंद्रनाथ के जीवन में अब केवल एक लंबी नीरव उदासी शेष रह गई थी। शरद ऋतु की मधुर प्रातः समीर जब उसके कक्ष में प्रवेश करती, तब सारी रात जागने के बाद चंद्रनाथ को थोड़ी सी नींद आ जाती। फिर कुछ देर बाद सूर्य की कोमल किरणें खिड़की से होकर उसके चेहरे और आंखों पर पड़ती और उसकी नींद टूट जाती। लेकिन उसकी तंद्रा पूरी तरह नहीं टूटती थी, मानो कोई भारी बोझ उसकी पलकों से चिपका रहता हो। फिर भी वह स्वयं को विवश करके बिस्तर छोड़ देता। अब उसके जीवन में न कोई काम था, न मनोरंजन, न उत्साह, यहां तक कि दूध भी जैसे धीरे धीरे सुन्न पड़ गया था। सुख की इच्छा तो वह बहुत पहले ही छोड़ चुका था। उसके दिन ऐसे बीतते थे जैसे कोई भारी बोझ से लदी नाव किसी क्षीण नदी के जल पर बिना दिशा के धीरे धीरे बहती चली जाती है। सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक उसका जीवन भी उसी प्रकार बहता रहता। उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि जो काला बादल उसके जीवन के मध्याह्न में आकर छा गया है, उसी की छाया में एक दिन उसके जीवन का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। अब इस जीवन में प्रकाश लौटकर नहीं आएगा। उसके नीरव और एकाकी कक्ष में निराशा की ये काली छाया दिन प्रतिदिन और अधिक घनी होती जा रही थी और चंद्रनाथ उसी के बीच अर्धनिमीलित नेत्रों से दिन काटता जा रहा था। इधर हरकाली ने फिर से उसके विवाह की चर्चा प्रारंभ कर दी। वे कहती, इस अग्रहायण महीने में चंद्रनाथ का पुनः विवाह कर देना चाहिए। चंद्रनाथ चुप रहता। उसका ये मौन सहमति का संकेत है या असहमति का, इसी बात को लेकर हरकाली और ब्रजकिशोर के बीच बहस होती रहती। मणिशंकर से पूछने पर वे केवल इतना कहते, चंद्रनाथ से पूछे बिना कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी बीच कार्तिक का महीना आ गया। दुर्गा पूजा का समय था। मणिशंकर के ठाकुर दालान से सुबह सुबह शहनाई की मधुर ध्वनि पूरे गांव में आने वाले उत्सव और आनंद का संदेश सुना रही थी। चंद्रनाथ की भी नींद खुल गई। वह आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ा उन स्वरों को सुनता रहा। एक के बाद एक कितनी ही धुनें बजती रहीं, लेकिन उनमें से एक भी स्वर उसके हृदय में आनंद नहीं जगा सका। उल्टे उसके हृदय का आकाश धीरे धीरे और भी गहरे काले बादलों से भरने लगा। अचानक उसके मन में एक विचार उठा, अब यहां और नहीं रहा जा सकता। उसने तुरंत एक नौकर को बुलाकर कहा, मेरा सामान बांध दो, आज रात की गाड़ी से मैं इलाहाबाद चला जाऊंगा। ये समाचार सुनते ही हरकाली घबराकर दौड़ी चली आई। ब्रजकिशोर ने भी उसे बहुत समझाया, यहां तक कि स्वयं मणिशंकर भी आकर बोले, आज पूजा के दिनों में कहीं जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन चंद्रनाथ ने किसी की बात नहीं सुनी। दोपहर के समय अचानक हरिबाला वहां आ पहुंची। सरयू के चले जाने के बाद वह पहली बार इस घर में आई थी। उन्हें देखते ही चंद्रनाथ ने पूछा, अचानक ठान दीदी, आज यहां कैसे आना हुआ? हरिबाला ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सीधे पूछा, सुना है आज विदेश जा रहे हो? चंद्रनाथ ने शांत स्वर में कहा, हां, जा रहा हूं। पश्चिम की ओर? हां। हरिबाला कुछ क्षण तक उसके चेहरे की ओर देखती रही। उनके मन में ऐसा लगा जैसे कुछ ही महीनों में ये युवक अचानक बहुत बूढ़ा हो गया हो। उसके चेहरे की सारी आभा, सारी प्रसन्नता और जीवन की सारी चमक कहीं विलीन हो चुकी थी। अब वहां केवल एक गहरी थकान और नीरव वेदना शेष थी। शरद ऋतु की मंद और शीतल सुबह की हवा जब चंद्रनाथ के कमरे में प्रवेश करती, तब सारी रात जागने के बाद वह कुछ देर के लिए सो पाता था। फिर सूर्य की किरणें खिड़की से होकर उसके चेहरे और आंखों पर पड़ती और उसकी नींद टूट जाती। लेकिन जागने पर भी उसका मन पूरी तरह जाग नहीं पाता था। मानो नींद और थकान की एक भारी परत अभी भी उसके ऊपर छाई रहती। वह किसी तरह बिस्तर छोड़कर बाहर आ जाता। अब उसके जीवन में न कोई काम करने की इच्छा थी, न किसी प्रकार का मनोरंजन, न कोई उत्साह, यहां तक कि दूध भी जैसे धीरे धीरे सुन्न पड़ गया था। सुख की आशा तो उसने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। उसके दिन ऐसे बीतने लगे थे
जैसे किसी सूखती हुई नदी पर कोई भारी नाव बिना किसी दिशा के धीरे धीरे बहती चली जाती है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक उसका जीवन भी उसी प्रकार बहता रहता। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसके जीवन के मध्य आकाश पर जो काले बादल छा गए हैं वे अब कभी नहीं हटेंगे। इन्हीं बादलों की छाया में एक दिन उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अपने शांत और सूने कमरे में बैठा वह दिन प्रतिदिन और अधिक निराश होता जा रहा था। इसी बीच हरकाली ने निश्चय कर लिया कि अगहन के महीने में चंद्रनाथ का दूसरा विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन चंद्रनाथ हर बार की तरह चुप ही रहता। उसकी ये चुप्पी सहमति थी या असहमति, ये कोई समझ नहीं पाता था। इसी बात को लेकर हरकाली और उसके पति के बीच कई बार चर्चा होती। जब मणिशंकर से पूछा जाता तो वे केवल इतना कहते, चंद्रनाथ से पूछे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। इसी समय कार्तिक का महीना आ गया और दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। मणिशंकर के ठाकुर दालान से सुबह सुबह शहनाई की मधुर ध्वनि पूरे गांव में उत्सव का संदेश फैला रही थी। चंद्रनाथ की भी नींद टूट गई। वो आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ा उन स्वरों को सुनता रहा, लेकिन उन मधुर धुनों में भी उसे कोई आनंद नहीं मिला। उल्टे उसके हृदय का आकाश और अधिक काले बादलों से भरता चला गया। अचानक उसके मन में विचार आया, अब यहां और नहीं रहा जा सकता। उसने तुरंत एक नौकर को बुलाकर कहा, मेरा सामान बांध दो, आज रात की गाड़ी से मैं इलाहाबाद चला जाऊंगा। ये बात सुनकर हरकाली घबरा उठी। ब्रज किशोर समझाने लगे, यहां तक कि स्वयं मणिशंकर भी आकर बोले कि त्योहार के दिनों में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चंद्रनाथ ने किसी की बात नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद इलाहाबाद से उसने अपने पुराने सरकार मुनीम को बुलाकर पूछा, सरकारम शाय, काशी में सरयू को छोड़ते समय क्या कोई व्यवस्था की गई थी? उसके खर्च के लिए कुछ भेजा गया है। सरकार संकोच से बोले, आज्ञा, अभी तक कुछ नहीं भेजा गया है। चंद्रनाथ चौंक उठा, कुछ नहीं भेजा गया? क्यों? सरकार ने झिझकते हुए उत्तर दिया, मामा बाबू के घर से कहा गया था कि महीने के 5 रुपए के हिसाब से भेज देना ही पर्याप्त होगा। चंद्रनाथ का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। 5 रुपए के हिसाब से? क्यों? क्या वह पैसा मामा बाबू का है? फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, आप हर महीने काशी के पते पर 500 रुपए भेजेंगे। सरकार स्तब्ध रह गए, धीरे से बोले, जो आज्ञा, और वहां से चले गए। जब हरकाली ने ये बात सुनी तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। चंद्रनाथ का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। 5 रुपए के हिसाब से? क्यों? क्या वह पैसा मामा बाबू का है? फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, आप हर महीने काशी के पते पर 500 रुपए भेजेंगे। सरकार स्तब्ध रह गए, धीरे से बोले, जो आज्ञा, और वहां से चले गए। जब हरकाली ने ये बात सुनी तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने व्यंग्य से हंसते हुए सरकार को बुलवाया और बोली, सरकारम शाय, कितने रुपए भेजने को कहा है? प्रति महीने 500 रुपए। हरकाली फिर हंस पड़ी। अरे, जब उसे क्रोध आता है तब उसे कुछ होश नहीं रहता। मैंने तो 5 रुपए देने को कहा था। उसी पर क्रोध करके कह गया है कि 500 रुपए भेजो। आप क्या सचमुच समझ बैठे कि उसकी इच्छा है कि उस स्त्री को इतना धन दिया जाए? सरकार पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, पर धीरे धीरे उनके मन में भी शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, जिस स्त्री को घर से निकाल दिया गया हो, उसे भला कोई अपनी इच्छा से इतना धन क्यों देगा? अंत में उन्होंने संकोच से कहा, तो फिर जैसा आप उचित समझें। हरकाली बोली, हां, 5 रुपए ही भेजिए, और यदि कुछ कम पड़ जाए तो मेरे हाथ खर्च के हिसाब से दे दीजिए। हरकाली को प्रति माह 500 रुपए हाथ खर्च के लिए मिलते थे। सरकार ने सिर झुकाकर कहा, अच्छा, वैसा ही होगा। लेकिन जाते समय उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने सोचा कि इलाहाबाद में चंद्रनाथ को पत्र लिखकर सारी बात पूछ लें, पर फिर मन में विचार आया, ऐसी असंभव सी बात को लेकर उन्हें व्यर्थ क्यों परेशान करूं? कहीं वे मुझे ही मूर्ख न समझे। और इसी सोच के साथ उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा।
इसके बाद 2 वर्ष बीत गए। इन 2 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया। यदि किसी के जीवन में सबसे अधिक परिवर्तन आया था तो वह थे कैलाश खुड़ो। जिस दिन उनकी कमला चली गई थी और जिस दिन उनके प्यारे कल्याण चरण ने अंतिम सांस लेकर सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी, उसी दिन से मानो पूरा संसार भी कैलाश चंद्र के लिए समाप्त हो गया था। उनके जीवन में न उत्साह बचा था, न मोह, न ही किसी प्रकार का अपनापन। लेकिन सरयू के उस छोटे से बच्चे ने उनके जीवन में फिर से प्रकाश भर दिया। उस नन्हे बालक ने उन्हें एक बार फिर उसी भूले बिसरे संसार में लौटा दिया, जहां स्नेह था, ममता थी और जीने का कारण था। जिस दिन उन्होंने पहली बार उस बच्चे को अपनी गोद में लिया था, उनकी बूढ़ी आंखें आंसुओं से भर गई थी। आंखें पोंछकर उन्होंने कहा था, मेरे घर स्वयं विश्वेश्वर पधारे हैं। तभी से उस बच्चे का नाम उनके लिए विशु पड़ गया। शुरू शुरू में वह केवल चुपचाप सबको देखता रहता था, कभी सरयू की गोद में, कभी नौकरानी की गोद में और कभी बिस्तर पर पड़ा रहता। लेकिन जिस दिन से उसके छोटे छोटे पैर चौखट के बाहर निकलने लगे, उसी दिन से उसने संसार की खोज शुरू कर दी। उसे दूध से अधिक पानी अच्छा लगने लगा। घर में जहां भी पानी का कोई बर्तन दिखाई देता, वो चुपके से जाकर उसमें मुंह डाल देता। और जिस दिन उसे ये विश्वास हो गया कि मिट्टी, धूल और कोयले से शरीर और भी सुंदर बन जाता है, उसी दिन से उसने सरयू की गोद छोड़कर धरती और वहां से कैलाश चंद्र की गोद में अपना स्थायी स्थान बना लिया। सुबह होते ही कैलाश चंद्र पुकारते, विशु, और भीतर से एक मीठी आवाज आती, दा। तब वे प्रसन्न होकर कहते, चलो दादा, आज शंभू मिश्र को एक बाजी हरा कर आते हैं। बस इतना सुनना होता कि विशु तुरंत शतरंज की पोटली उठा लेता, दोनों हाथ फैलाकर चलो कहता हुआ बूढ़े के गले से लिपट जाता। कैलाश चंद्र की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। वे हंसते हुए सरयू से कहते, देख लेना मां, एक दिन विशु बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। सरयू मुस्कुराकर रह जाती। फिर विशु शतरंज की पोटली हाथ में लिए कैलाश चंद्र की गोद में बैठकर उनके साथ खेलने निकल पड़ता। रास्ते में यदि कोई मजाक में कह देता, खुड़ो, बुढ़ापे में क्या 2 नए हाथ निकल आए हैं, तो कैलाश चंद्र हंसकर उत्तर देते, हाँ बाबाजी, ये पुराने हाथ अब कमजोर हो गए हैं, इसलिए भगवान ने 2 नए हाथ दे दिए हैं ताकि मैं जीवन के पेड़ से गिर न पड़ूं। सब लोग हंस पड़ते। शंभू मिश्र के घर शतरंज की बाजी में भी छोटे विश्वेश्वर का एक निश्चित स्थान था। वह दादा महाशय की गोद में बैठकर बड़ी गंभीरता से खेल देखता रहता, मानो आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी कोई चाल बता देगा। जब एक एक करके हाथी दांत के मोहरे मारे जाते, तो वो बड़े उत्साह से उन्हें उठाकर अपनी छोटी सी छाती से लगा लेता। लेकिन उसकी सबसे अधिक रुचि लाल रंग के मंत्री, वजीर में थी। जब तक वो उसके हाथ में ना आ जाता, वो लालच भरी निगाहों से उसी को देखता रहता और बीच बीच में अधीर होकर पूछता, दादू ये? कैलाश चंद्र खेल में मग्न होकर कहते, जरा ठहरो दादा। यदि किसी समय विशु पास से हट जाता तो कैलाश चंद्र का मन तुरंत बेचैन हो उठता। उनकी निगाहें बार बार शतरंज और विशु के बीच घूमने लगती। कहीं कोई मोहरा गलत चल जाता तो वे तुरंत पुकार उठते, अरे दादा, मैं तो हार जाऊंगा, जल्दी आओ। और विशु दौड़ता हुआ फिर अपनी पुरानी जगह आकर बैठ जाता। इस प्रकार कैलाश चंद्र के दिन एक नए ढंग से बीतने लगे। उनके जीवन के पुराने नियमों में अब बड़ी बाधा पड़ गई थी। पहले की तरह शतरंज की पोटली को अब हर समय उतना आदर नहीं मिलता था। कभी कभी वो आधा दिन घर के किसी कोने में ही पड़ी रहती। शंभू मिश्र से भी प्रतिदिन सुबह भेंट हो पाना अब संभव नहीं हो पाता था। गंगा किनारे की दोपहर वाली बैठक तो लगभग बंद ही हो गई थी। शाम के बाद मुकुंद घोष की बैठक में भी अब पहले जैसी भीड़ नहीं जुटती थी। मुकुंद घोष कई बार बुला बुलाकर हार चुके थे, क्योंकि अब रात के समय कैलाश चंद्र घर पर मिलते ही नहीं थे। उस समय वे दीपक की रोशनी में अपने नए शिष्य को खेल सिखाने में व्यस्त रहते। वे कहते, विशु, घोड़ा ढाई घर चलता है। विशु गंभीरता से दोहराता, घोड़ा,
हाँ दादा, घोड़ा, घोड़ा चलता है। हाँ, घोड़ा चलता है, 2.5 घर चलता है। तभी विश्वेश्वर के मन में एक नया विचार आता और वो कह उठता, गाड़ी भी चलती है। कैलाश चंद्र हंसकर कहते, नहीं दादा, ये वो घोड़ा नहीं है जो गाड़ी खींचता है, वो घोड़ा अलग है। यदि उस समय सरयू पास होती तो अपने पुत्र की तीव्र बुद्धि देखकर मुंह पर आंचल रखकर हंसती हुई वहां से चली जाती। कुछ देर बाद विशु उंगली उठाकर कहता, वो, अर्थात अब उसे वही लाल मंत्री चाहिए। कैलाश चंद्र कभी समझ नहीं पाए कि इतने सारे मोहरों में इस लाल मंत्री पर ही उसका इतना मोह क्यों है, लेकिन उसकी ये इच्छा कभी टाली नहीं जाती थी। पहले पहल वृद्ध उसे 1-2 प्यादे देकर बहलाने की कोशिश करते, पर विशु बड़ा समझदार था, वो किसी प्रकार नहीं बहलता। अंत में विवश होकर उन्हें वही लाल मंत्री उसके छोटे से हाथ में देना पड़ता और वे कहते, देखना दादा, कहीं इसे खो मत देना। विशु पूछता, क्यों? क्योंकि मंत्री खो जाए तो खेल नहीं चल सकता। नहीं चल सकता? बिल्कुल नहीं। विशु बड़े गंभीर भाव से कहता, दादू, मंत्री। हाँ दादा, मंत्री। एक दिन भोलनाथ चटर्जी के घर कथा हो रही थी। कैलाश चंद्र ने कहा, चलो दादा, कथा सुनने चलते हैं। विश्वेश्वर लाल कपड़े पहनकर, माथे पर टीका लगाकर, बाल सवार कर दादाजी की गोद में बैठा कथा सुनने गया। कथावाचक राजा भरत की कथा सुना रहे थे। वे करुण स्वर में बता रहे थे कि किस प्रकार वन में एक हिरण का बच्चा राजा भरत की गोद में आ गिरा था और बड़ी दयनीय आंखों से उनसे आश्रय मांग रहा था। आहा, राजा भरत ने उस निराश्रित को आश्रय दिया था। इसी समय विशु थोड़ा सा खिसक कर बैठ गया तो कैलाश चंद्र ने उसे और भी कसकर अपनी गोद में खींच लिया। फिर कथावाचक कहने लगे कि वो हिरण शावक कैसे पल पल, क्षण क्षण, दिन प्रतिदिन राजा भरत के टूटे हुए स्नेहबंधन को फिर से जोड़ने लगा। कैसे प्रेम की वो टूटी हुई श्रृंखला फिर से उनके चारों ओर लिपटने लगी और कैसे वो छोटा सा हिरण उनके प्रतिदिन के कार्यों, उनकी साधना और उनके समस्त जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। यहां तक कि उसकी पूजा पाठ और ईश्वर चिंतन के बीच भी उस हिरण शावक का स्थान हो गया। जब राजा भरत ध्यान में बैठते तो उन्हें अपनी मनः चक्षुओं के सामने उसी निराश्रित शावक की आंसुओं से भरी आंखें दिखाई देती। फिर वह हिरण बड़ा होने लगा। धीरे धीरे वो कुटिया से निकलकर आंगन में, आंगन से पुष्पवाटिका में और वहां से वन में घूमने लगा। अंततः वह दूर दूर तक अपनी इच्छा से विचरण करने लगा। जब कभी उसके लौटने में देर हो जाती तो राजा भरत अत्यंत व्याकुल हो उठते। वे बार बार पुकारते, आजा, आजा, आजा। फिर कथावाचक का स्वर भर्रा गया। स्वयं उनकी आंखें भी नम हो उठीं। वे गदगद कंठ से गाने लगे कि एक दिन वो हिरण जन्म जन्मांतर के सारे माया बंधन एक क्षण में तोड़कर चला गया। वन का पशु वन में लौट गया। वो मनुष्य के हृदय का दुख न समझ सका। वृद्ध भरत ऊंचे स्वर में पुकारते रह गए, आजा, 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 पर कोई नहीं आया। किसी ने उस व्याकुल पुकार का उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने पूरे वन में उसे खोजा। हर गुफा में, हर वृक्ष के नीचे, हर लता वितान के पास वे रो रो कर पुकारते रहे, आजा, 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 पर कोई नहीं आया। धीरे धीरे उनका भोजन छूट गया, नींद उनसे दूर हो गई, पूजा पाठ बंद हो गया। उनका ध्यान, उनका चिंतन, उनका समस्त मन उसी खोए हुए स्नेहपात्र के पीछे पीछे अज्ञात वनपथों पर भटकने लगा। कथावाचक आगे गाने लगे, मृत्यु की काली छाया अब राजा भरत के शरीर पर छा चुकी है। उनका शरीर दुर्बल हो गया है, उनके होंठ कांप रहे हैं, पर ऐसा लगता है मानो वे अब भी पुकार रहे हों, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। ये सुनते ही कैलाश चंद्र ने विश्वेश्वर को अपने सीने से कसकर लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़े। उनके अंतर की पीड़ा भी मानो उसी स्वर में पुकार उठी, आजा, आजा, आजा। सभा में किसी को भी वृद्ध का यह रोना अस्वाभाविक नहीं लगा।
क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हर किसी ने किसी न किसी प्रियजन को खोया होता है। हर हृदय के भीतर कहीं न कहीं कोई पुकार रहा होता है, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। कैलाश चंद्र ने अपनी आंखें पोंछी, विश्वेश्वर को गोद में उठाया और धीरे से बोले, चलो दादा, अब घर चले, रात हो गई है। विशु दादाजी की गोद में चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। बहुत देर तक एक ही स्थान पर बैठे रहने के कारण उसे नींद आने लगी थी और रास्ते में ही वह सो गया। घर पहुंचकर कैलाश चंद्र ने उसे सरयू की गोद में देते हुए कहा, लो मां, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास ही रहे। सरयू ने देखा, आज बूढ़े की दोनों आंखें कुछ अधिक ही भरी हुई थी। इन 2 वर्षों के दौरान चंद्रनाथ का अपने घर से लगभग कोई संबंध नहीं रह गया था। केवल जब कभी धन की आवश्यकता होती तब वो सरकार महाशय को पत्र लिख देता और वे उसके बताए पते पर पैसे भेज दिया करते थे। हरकाली बीच बीच में दुख भरे पत्र लिखती थी। ब्रजकिशोर भी उसे लौट आने के लिए अनुरोध करते हुए चिट्ठियां भेजते रहते। मणिशंकर ने भी 2-1 पत्र लिखे थे कि उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और इस समय एक बार उसे देखने की बड़ी इच्छा होती है। शुरू शुरू में चंद्रनाथ इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन जिस दिन हरिबाला ने लिखा, यदि सुविधा हो तो एक बार आ जाओ, तुमसे कुछ कहना है, उसी दिन चंद्रनाथ सामान बांधकर गाड़ी पर सवार हो गया। उसके मन में एक आशा जाग उठी थी, शायद हरिबाला कुछ बताएंगी, शायद कोई पत्र, कोई लिखावट, कोई निशानी दिखाएंगी, शायद बीते हुए सुख का कोई छोटा सा संकेत ही उसे मिल जाए। इन्हीं आशाओं को हृदय में लिए वो घर की ओर दौड़ा चला आया, परंतु घर पहुंचकर उसे कुछ भी प्राप्त न हुआ। हरिबाला से मिलते ही उसने व्याकुल होकर पूछा, ठान दीदी, क्या कुछ कहना था? हरिबाला ने शांत स्वर में कहा, नहीं, और कुछ नहीं। निराश होकर चंद्रनाथ बोला, तो फिर व्यर्थ ही मुझे कष्ट देकर क्यों बुलाया? हरिबाला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि तुम घर न आते तो क्या अच्छा लगता? दादा, जो होना था वो हो चुका। अब यदि तुम फिर से गृहस्थ जीवन न अपनाओ तो हम लोगों के दुख का कोई अंत नहीं रहेगा। चंद्रनाथ ने खिन्न होकर मुंह फेर लिया और बोला, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? लेकिन मणिशंकर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। उस दिन से जो आग मेरे भीतर जल रही है उसे केवल अंतर्यामी ही जानते हैं। चंद्रनाथ असहज हो उठा, पर कुछ कह न सका। मणिशंकर फिर बोले, एक बार फिर विवाह कर लो और गृहस्थ धर्म निभाओ। मैंने तुम्हारी पसंद की एक कन्या भी देख रखी है, केवल तुम्हारी सहमति की प्रतीक्षा है। बेटा, क्या एक गृहस्थी टूट जाने पर लोग दूसरी गृहस्थी नहीं बसाते? कुछ देर चुप रहने के बाद चंद्रनाथ ने धीरे से कहा, यदि ये समाचार मिल जाए कि मेरा पहला संसार सचमुच समाप्त हो चुका है, तब शायद मैं ऐसा कर सकूं। मणिशंकर घबरा उठे, छी, ऐसी अशुभ बातें मत कहो बेटा। चंद्रनाथ चुप ही रहा। अचानक मणिशंकर की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, मुझे लगता है मैंने ही तुम्हें संसार से विरक्त बना दिया है। ये दुख मेरे मरने पर भी समाप्त नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद चंद्रनाथ ने पूछा, आपने संबंध कहाँ तय किया है? मणिशंकर ने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, कलकत्ता में। तुम स्वयं एक बार लड़की को देखकर आ जाओ। चंद्रनाथ ने कहा, तो फिर मैं कल ही चला जाऊंगा। मणिशंकर ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, ठीक है बेटा, यदि लड़की पसंद आ जाए तो मुझे पत्र लिखना। मैं घर के सब लोगों को लेकर सीधे कलकत्ता आ जाऊंगा। कुछ क्षण रुककर वे भारी स्वर में बोले, अब मेरे जीवन के बहुत दिन शेष नहीं हैं। चंद्रनाथ, तुम्हें फिर से गृहस्थ और सुखी देख लूं तो निश्चिंत होकर मर सकूंगा। अगले ही दिन चंद्रनाथ कलकत्ता आ पहुंचा। उसके साथ उसके मामा ब्रजकिशोर भी थे। लड़की देखने का काम समाप्त होने पर ब्रजकिशोर बोले, लड़की तो साक्षात लक्ष्मी जैसी है। चंद्रनाथ ने मुंह फेर लिया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। स्टेशन पर टिकट लेकर दोनों गाड़ी में बैठे तो ब्रजकिशोर ने पूछा, तो बाबाजी, लड़की पसंद आई ना?
चंद्रनाथ ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, नहीं। ब्रजकिशोर मानो आकाश से गिर पड़े। इतनी सुंदर लड़की फिर भी पसंद नहीं आई। चंद्रनाथ ने फिर वही उत्तर दिया, नहीं। ब्रजकिशोर मन ही मन सोचने लगे, उन्होंने सरयू को देखा ही नहीं था। यदि देखा होता तो समझ जाते कि उसके बाद किसी और को पसंद कर पाना कितना कठिन है। निर्धारित स्टेशन आने पर ब्रजकिशोर उतर गए, पर चंद्रनाथ ने इलाहाबाद का टिकट लिया था। उतरते समय ब्रजकिशोर ने पूछा, तो कब लौटोगे? चंद्रनाथ ने कहा, काकाजी को प्रणाम कह दीजिएगा, अभी शीघ्र लौटने की इच्छा नहीं है। ये बात सुनकर मणिशंकर ने माथे पर हाथ मार लिया और बोले, जो होना होगा होगा। मेरा शरीर थोड़ा अच्छा होते ही मैं स्वयं जाकर बहू को वापस ले आऊंगा। व्यर्थ समाज के भय से अब और नहीं जी सकता। समाज आखिर है कौन? समाज तो मैं स्वयं भी हूं। जब हरकाली ने यह समाचार सुना तो क्रोध से दांत पीसने लगी। उन्होंने सरकार महाशय को बुलाकर पूछा, चंद्रनाथ ने क्या कहा? सरकार ने उत्तर दिया, उन्होंने केवल इतना पूछा कि आज तक काशी में कितना पैसा भेजा गया है, बस, और कुछ नहीं। नहीं। हरकाली का चेहरा भयावह हो उठा और वे वहां से चली गई। 16वां परिच्छेद। चंद्रनाथ ने यद्यपि इलाहाबाद का टिकट खरीदा था, पर रास्ते में अचानक उसका विचार बदल गया और वो काशी पहुंच गया। साथ आए दोनों नौकरों ने गाड़ी मंगाकर सामान उसमें रख दिया, पर चंद्रनाथ स्वयं उसमें नहीं बैठा। उसने उन्हें डाक बंगले में प्रतीक्षा करने का आदेश दिया और पैदल ही दूसरी ओर चल पड़ा। चलते हुए उसके पैरों में मानो शक्ति ही नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका हर कदम उसके अपने ही हृदय पर प्रहार कर रहा है। फिर भी वह चलता गया। रुकने का साहस उसमें नहीं था। धीरे धीरे हरिदयाल के घर की दूरी कम होती जा रही थी। ये सब रास्ते उसके कितने परिचित थे। गली के मोड़ पर वही छोटी सी दुकान अब भी वैसी ही थी। दुकान का मालिक भी उसी बड़े पेट के साथ चौकी पर बैठा पकौड़ियां तल रहा था। चंद्रनाथ कुछ क्षण के लिए रुक गया। दुकानदार ने उसकी ओर देखा, पर साहबी पोशाक पहने उस व्यक्ति को पहचान न सका। वह कुछ कहने का साहस भी न कर पाया और फिर अपने काम में लग गया। चंद्रनाथ आगे बढ़ गया। अब उस मोड़ के बाद उसके कदम और भारी हो गए। काशी की उन संकरी गलियों में जैसे हवा का नामो निशान न था। उसका दम घुटने लगा। वो 2-4 कदम चलता, फिर रुक जाता, फिर चलता, फिर रुक जाता। रास्ता जैसे समाप्त ही नहीं हो रहा था। और फिर भी उसके मन में एक भय उठ रहा था। उस रास्ते के अंत में आखिर उसे क्या देखने को मिलेगा? अंततः वह हरिदयाल के घर के सामने आकर खड़ा हो गया। बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। वो पुकारना चाहता था, पर उसका गला सूख गया था। कई बार उसके होंठ हिले, पर आवाज बाहर न निकल सकी। उसने घड़ी निकाली। रात के 9 बज चुके थे। तब उसने बड़ी कठिनाई से साहस जुटाकर पुकारा, दयाल ठाकुर। और उसकी धड़कन इतनी तेज हो रही थी मानो अगले ही क्षण उसका भाग्य उसके सामने प्रकट होने वाला हो। दयाल ठाकुर, दयाल ठाकुर। पर भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। रास्ते से आने जाने वाले लोग चंद्रनाथ की साहबी पोशाक देखकर मुड़ मुड़ कर उसकी ओर देखने लगे। उसने फिर पुकारा, दयाल ठाकुर। इस बार भीतर से एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। ठाकुर घर पर नहीं है। उत्तर देने वाली एक बंगाली दासी थी। वह दरवाजे तक आई, पर चंद्रनाथ के वस्त्र और रूप देखकर सहम गई। फिर जब उसने उसे अपनी मातृभाषा में बोलते सुना तो पूरी तरह भागी भी नहीं। ओट में खड़ी होकर बोली, ठाकुर घर पर नहीं है। वे कब आएंगे? दोपहर में। चंद्रनाथ भीतर चला गया। उसका हृदय आनंद, भय और लज्जा, इन तीनों भावों से एक साथ कांप उठा। सरयू भीतर होगी। ये विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया। पर भीतर पहुंचकर उसने किसी को नहीं देखा। उसने पूछा, घर में और कोई नहीं है? नहीं। वे लोग कहाँ हैं? कौन लोग? एक स्त्री और एक छोटा बच्चा।
दासी आश्चर्य से बोली, यहां तो मेरे और ठाकुर मुशाय के सिवा कोई नहीं रहता। चंद्रनाथ वहीं चौखट पर बैठ गया। उसके होठों से धीरे से निकला, तो वे कहां चले गए? दासी कुछ घबरा गई। नहीं बाबू, यहां कोई नहीं रहता। मैं तो 1.5 वर्ष से यहां हूं। इस बीच कोई यजमान भी नहीं आया। चंद्रनाथ स्तब्ध होकर भूमि की ओर देखने लगा। उसके मन में उस समय क्या चल रहा था, ये केवल अंतर्यामी ही जानते थे। बहुत देर बाद उसने फिर पूछा, तुम यहां कब से हो? लगभग 1.5 साल से। फिर भी तुमने किसी को नहीं देखा? एक गोरे रंग की स्त्री और एक बच्चा, लड़का या लड़की, या केवल वही स्त्री? किसी को भी नहीं? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। किसी के मुंह से उनके विषय में कुछ नहीं सुना। नहीं। इसके बाद चंद्रनाथ ने कोई और प्रश्न नहीं किया। वह वहीं बैठकर दयाल ठाकुर की प्रतीक्षा करने लगा। अब उसे अच्छी तरह समझ में आने लगा था कि सरयू यहां नहीं है। फिर भी उसके मन में एक क्षीण आशा शेष थी, इसलिए वो वहीं बैठा रहा। एक एक मिनट उसे एक एक युग के समान प्रतीत हो रहा था। दोपहर बीत जाने पर हरिदयाल ठाकुर घर लौटे। पहली दृष्टि में वे चौंक उठे, फिर पहचान कर बोले, अरे चंद्रबाबू, आप कब आए? चंद्रनाथ ने टूटी हुई आवाज में पूछा। वे लोग कहाँ हैं? वे लोग? कौन? चंद्रनाथ लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने को बड़ी कठिनाई से संभालकर उसने पूछा, ये सब कब हुआ? क्या हुआ? अब चंद्रनाथ का धैर्य टूट गया। वो लगभग चिल्लाकर बोला, सरयू कब मरी? ठाकुर। हरिदयाल एकदम समझ गए। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, वो मरी नहीं है, वह अच्छी तरह जीवित है। चंद्रनाथ के शरीर में जैसे एकाएक प्राण लौट आए। उसने कांपते स्वर में पूछा, कहाँ है? कैलाश खुड़ों के घर। वो कहाँ है? इसी गली के अंत में, कटालतला वाले मकान में। ये सुनते ही चंद्रनाथ एक क्षण भी वहां नहीं, जिस सत्य का सामना करने के भय से उसका हृदय अब तक कांप रहा था, अब वही सत्य उसके सामने आने वाला था। कांपते कदमों से वह तेजी से उस गली की ओर बढ़ चला। चंद्रनाथ ने अपने माथे को हाथ से दबाया और फिर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक वह बिल्कुल चुप रहा, फिर शांत स्वर में पूछने लगा, वह यहां क्यों नहीं रही? दयाल ठाकुर ने मन ही मन सोचा, अब सत्य कहने में लज्जा कैसी। उन्होंने साहस करके कहा, जिसे आप अपने घर में स्थान नहीं दे सके, उसे मैं कैसे रखता? मुझे भी तो समाज में रहना है। चंद्रनाथ समझ गया कि ये बात पूरी तरह सत्य है। उसने धीरे से पूछा, वो कैलाश खुड़ों के घर कैसे गई? वे स्वयं उसे अपने साथ ले गए थे। वे कौन है? काशी के एक वृद्ध ब्राह्मण। क्या सरयू उन्हें पहले से जानती थी? हां, बहुत अच्छी तरह। उनकी उम्र कितनी होगी? वृद्ध हरिदयाल मन ही मन मुस्कराए। लगभग 60-62 वर्ष होगी। सरयू उन्हें मामा कहती है। वहां और कौन रहता है? एक दासी, सरयू और विशु। चंद्रनाथ चौंक उठा। विशु कौन? सरयू का बेटा। ये सुनते ही चंद्रनाथ का सारा शरीर कांप उठा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे बाहर निकल पड़ा। गली के अंत में पहुंचकर उसने एक राहगीर से पूछा, कैलाश खुड़ों का घर कहाँ है? उस व्यक्ति ने हाथ से इशारा करके घर दिखा दिया। चंद्रनाथ सीधे भीतर चला गया। आंगन में उसे कोई दिखाई नहीं दिया। केवल एक सुंदर, स्वस्थ, गोलमटोल बालक बरामदे में बैठा था। उसके सामने पानी से भरी एक थाली रखी थी। वो बड़े आनंद से अपने हाथ पानी में डुबो डुबोकर खेल रहा था और कभी कभी पानी में पड़ती अपनी ही काली सी परछाई को देखकर प्रसन्न होकर मुस्करा उठता था। चंद्रनाथ कुछ क्षण उसे देखता रह गया। फिर अचानक उसने आगे बढ़कर उस बालक को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे सीने से चिपका लिया। बालक ने न तो भय प्रकट किया, न आश्चर्य। ऐसा प्रतीत होता था कि अपरिचित लोगों की गोद में जाना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी।
उसने अपनी छोटी सी हथेली चंद्रनाथ की नाक पर रख दी और उसके चेहरे की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? चंद्रनाथ ने उसके मुख पर बार बार चुंबन करते हुए अत्यंत स्नेह से कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। बालक ने विस्मय से पूछा, पिता? हां बेटा, पिता। और तुम कौन हो? बालक हंसकर बोला, मैं विशु हूं। चंद्रनाथ की आंखें भर आई। उसने अपनी घड़ी की चेन निकालकर विशु के गले में डाल दी। फिर जेब में जो कुछ मिला, छोटी छुरी, पेंसिल, बटुआ, सब एक एक करके उसके हाथों में रख दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जो कुछ भी है वो सब अपने पुत्र को दे दे। विशु इतने सारे सामान पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने हंसते हुए कहा, पिताजी। ये शब्द सुनते ही चंद्रनाथ का हृदय भर आया। उसने विशु के छोटे से मुख को अपने चेहरे से लगा लिया और धीमे स्वर में फिर कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। उसी समय लक्ष्या की मां ने एक जोर की चीख मार दी। उसने खिड़की से देखा था कि कोई साहबसा आदमी घर के भीतर आकर विशु को गोद में लिए घूम रहा है। वो घबराकर दौड़ती हुई रसोईघर की ओर भागी। आज बहुत दिनों बाद कैलाश चंद्र विश्वेश्वर की पूजा देने मंदिर गए थे और सरयू भी अभी थोड़ी ही देर पहले मंदिर से लौटकर रसोई बनाने में लगी थी। लक्ष्या की मां हाफती हुई भीतर पहुंची और घबराए स्वर में बोली, मां, घर में एक साहब आ गया है और विशु को गोद में उठाए हुए है। सरयू आश्चर्य से बोली, ये क्या कह रही है? इतना कहकर वह दरवाजे की ओर से देखने लगी, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लक्ष्या की मां ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए कहा, मत जाइए मां जी। लेकिन सरयू ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह कुछ आगे बढ़ी। जो दृश्य उसने देखा उससे उसे समझ में आ गया कि दासी झूठ नहीं कह रही थी। वास्तव में एक साहब जैसे वस्त्र पहने व्यक्ति विशु को गोद में लिए उसके साथ धीमे धीमे बातें कर रहा था। साहस करके सरयू खिड़की के पास गई। जिस व्यक्ति को वह केवल उसकी छाया देखकर भी पहचान सकती थी, उसे उसने एक ही क्षण में पहचान लिया। वह उसके पति चंद्रनाथ थे। सरयू तुरंत भीतर आई। उसने गले में आंचल डाला, उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर सिर उठाकर चुपचाप खड़ी हो गई। चंद्रनाथ ने धीरे से पुकारा, सरयू। इतने वर्षों बाद पति पत्नी के बीच पहली बात यही हुई। चंद्रनाथ ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, तुम बहुत दुबली हो गई हो। सरयू ने उनके चेहरे की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान मुस्करा दी, मानो कहना चाहती हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। इसके बाद चंद्रनाथ कुछ अधिक ही विशु में व्यस्त हो गए। सरयू ने झुककर उनके जूतों के फीते खोले, फिर एक एक करके उनका कोट और कमीज उतार कर रख दी। पंखा लेकर उन्हें हवा करने लगी। गीला गमछा लाकर उनके पैर पोंछ दिए। उसने ये सब इतनी स्वाभाविक और नियमित रीति से किया, मानो ये उसका प्रतिदिन का कार्य हो। जिस व्यक्ति को फिर कभी देखने की उसने आशा ही छोड़ दी थी, वो आज अचानक इतने दिनों बाद उसके सामने आ खड़ा हुआ था। ऐसे समय तो आंसुओं की धारा बह जानी चाहिए थी, कितनी ही लंबी आहें निकलनी चाहिए थी, कितनी बातें होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरयू ऐसे व्यवहार करने लगी मानो उसके पति तो प्रतिदिन ही आते हों। आज भी आए हैं, बस थोड़ा देर से आए हैं। लेकिन चंद्रनाथ का व्यवहार कुछ अलग था। वे लगातार विशु से बातें करने लगे, मानो उस कमरे में और कोई है ही नहीं। यदि वहां नन्हे विश्वेश्वर के अतिरिक्त कोई समझदार व्यक्ति होता तो तुरंत जान जाता कि चंद्रनाथ स्वयं भावनाओं से अभिभूत हो चुके हैं और उसी को छिपाने के लिए अपने पुत्र में अत्यधिक व्यस्त होने का अभिनय कर रहे हैं। सरयू ने कहा, खोका, जाओ, खेलो। विशु बिस्तर से उतरने लगा। चंद्रनाथ ने बहुत स्नेह से उसे नीचे उतार दिया। उसने अभी थोड़ी देर पहले अपनी मां को प्रणाम करते देखा था, इसलिए नीचे उतरते ही उसने भी पिता के चरणों के पास झुककर छोटी सी टैप लगाई और प्रणाम किया, फिर दौड़ता हुआ भाग गया। चंद्रनाथ ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, किंतु तब तक वो उनकी पहुंच से दूर जा चुका था।
सरयू ने उसके सीने पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हारे शरीर में तो बिल्कुल ताकत नहीं रही, क्या तुम बीमार थे? चंद्रनाथ ने धीरे से कहा, नहीं, बीमार नहीं था। तो फिर बहुत अधिक सोचते रहे हो? चंद्रनाथ ने उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है? सरयू ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसने बात बदलते हुए कहा, बहुत देर हो गई है, चलो स्नान कर लो। चंद्रनाथ ने पूछा, घर के मालिक कहाँ है? सरयू बोली, आज वे मंदिर में पूजा करने गए हैं, शायद संध्या तक लौटेंगे। तुम उन्हें क्या कहकर बुलाती हो? पहले भी उन्हें जाठाम शाय, ताऊजी कहती थी, आज भी वही कहती हूं। चंद्रनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर सरयू ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन आया है? हरि और मधु आए हैं, वे डाक बंगले में ठहरे हैं। सरयू हल्की मुस्कान के साथ बोली, उन्हें यहां लाने का साहस नहीं हुआ। चंद्रनाथ इस बात का कोई उत्तर न दे सके। भोजन के समय जब उनके सामने लुचियों की थाली रखी गई तो वे कुछ आश्चर्य से बोले, ये क्या है? मुझे अतिथि समझ रही हो या मजाक कर रही हो? सरयू सकुचा गई, धीरे से बोली, तुम खाओगे नहीं? चंद्रनाथ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सरयू, मैं लुची नहीं खाता। ये तो तुम भूली नहीं होगी कि मुझे क्या पसंद है। सरयू की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, वो पुराना समय तो बहुत पहले समाप्त हो चुका है। वह बोली, तो क्या मैं भात ले आऊं? लेकिन क्या? सरयू ने धीमे स्वर में कहा, मैं यहां स्वयं रसोई बनाती हूं। क्या तुम मेरे हाथ का खाओगे? यह सुनकर चंद्रनाथ का सिर झुक गया। अब तक उनके मन में यह बात आई ही नहीं थी कि सरयू समाज की दृष्टि में पराई और अपवित्र ठहरा दी गई है। लेकिन सरयू के इन शब्दों में वर्षों का दर्द और अपमान छिपा था। कुछ देर बाद चंद्रनाथ ने धीमे स्वर में कहा, सरयू, क्या मेरे सामने आंसू देखे बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी? सरयू तुरंत उठ खड़ी हुई, अभी लाती हूं। वह रसोई में गई और फूट फूट कर रोने लगी। बार बार आंसू पोंछती, मुंह धोती, फिर आंसू बहने लगते। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन उसका पति भूखा बैठा था। कुछ देर बाद वो भोजन लेकर आई और पहले की तरह बड़े स्नेह और आदर से उन्हें खिलाने लगी। चंद्रनाथ भोजन करते रहे और सरयू चुपचाप उनके पास बैठी रही। भोजन समाप्त होने पर वो जूठी थाली लेकर फिर रसोई में चली गई, शायद एक बार फिर जी भरकर रो लेने के लिए। दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे। विश्वेश्वर पिता की गोद के पास बड़े आराम से सो रहा था। सरयू फिर कमरे में आई। चंद्रनाथ ने पूछा, सारा काम हो गया? सरयू बोली, यहां कोई विशेष काम नहीं था। जाठाम शाय भी अभी तक लौटे नहीं हैं। इसके बाद उसने घर गृहस्थी की बातें पूछनी शुरू कर दी। घर के प्रत्येक कमरे, प्रत्येक वस्तु, मामा मामी, नौकर चाकर, सरकार महाशय, हरिबाला सखी और पड़ोसियों तक की खबर एक एक करके पूछने लगी। इन छोटी छोटी बातों के सहारे वो उन वर्षों की दूरी को जैसे थोड़ा थोड़ा कम करना चाहती थी। दोनों में से किसी के मन में ये विचार तक नहीं आया कि इन बातों को जानकर सरयू को कोई विशेष लाभ नहीं होगा, या इन समाचारों को सुनाते समय चंद्रनाथ को संकोच या पीड़ा होनी चाहिए। न कोई झिझक थी, न उदासी, न ही किसी प्रकार का परायापन। एक बड़ी आत्मीयता के साथ सरयू पूछती जाती थी और चंद्रनाथ उत्साह से उत्तर देते जाते थे। ऐसा लगता था मानो दोनों बहुत दिनों बाद बिछुड़े हुए मित्र फिर से मिल गए हों। अचानक सरयू ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ, दूसरी शादी कहाँ की? ये बात उसने मानो परिहास में कही थी। चंद्रनाथ ने भी उसी भाव से उत्तर दिया, पश्चिम में। सरयू ने फिर पूछा, और नई दुल्हन कैसी है? चंद्रनाथ ने उसकी ओर देखकर कहा, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। ये सुनते ही सरयू के हृदय में जैसे किसी ने तीखा आघात कर दिया। उसके सीने में दर्द-सा उठा। वह स्वयं को संभाल न सकी। जो बैठी थी, धीरे धीरे वही लेट गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। चंद्रनाथ घबरा उठे। वे तुरंत नीचे उतरकर उसके पास आए और उसे संभालने लगे।
लेकिन सरयू का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। वे उसके सिरहाने बैठ गए और उसका सिर अपनी गोद में रखकर व्याकुल स्वर में पुकार उठे, सरयू। सरयू ने धीरे धीरे आंखें खोली। एक क्षण के लिए उसने अपने पति के चेहरे की ओर देखा, फिर पुनः आंखें बंद कर ली। उसके होंठ कांपे, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द स्पष्ट न हो सके। चंद्रनाथ बुरी तरह घबरा गए। वे पानी के लिए आवाज देने लगे। लखिया की मां पास ही थी। वो पानी लेकर आई, पर उसके चेहरे पर कोई विशेष घबराहट नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, बाबू, अभी ठीक हो जाएंगी। इन्हें कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसने सरयू के चेहरे पर पानी के छींटे दिए। हवा की गई। इतने में विशु भी आ गया और मां के बाल पकड़कर बोला, मां। कुछ ही देर में सरयू को होश आ गया। उसे बड़ी लज्जा हुई। उसने जल्दी से सिर पर आंचल खींच लिया और उठकर बैठ गई। लखिया की मां अपने काम में चली गई, लेकिन चंद्रनाथ का चेहरा भय से अभी भी फीका पड़ा हुआ था। सरयू ने एक बहुत ही क्षीण किंतु मधुर मुस्कान के साथ पूछा, तुम डर गए थे? चंद्रनाथ की आंखें आंसुओं से भर उठीं। वे आंसू पोंछते हुए बोले, मुझे लगा शायद सब कुछ समाप्त हो गया। सरयू ने मन ही मन सोचा, जिसका सिर पति की गोद में हो, वो क्या सचमुच अभागी हो सकती है? लेकिन उसने केवल इतना कहा, ऐसा कभी कभी हो जाता है। चंद्रनाथ गंभीर होकर बोले, अच्छा, पहले तो कभी नहीं होता था, अब होने लगा है। इसके बाद वे कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से जंग लगी चाबियों का एक गुच्छा निकाला और सरयू के आंचल के कोने में बांधते हुए बोले, लो, ये तुम्हारा चाबियों का गुच्छा। इसे मेरे पास अमानत की तरह छोड़ गई थी। आज तुम्हें लौटा रहा हूं। देखो, क्या इसे कभी इस्तेमाल किया गया लगता है? सरयू ने देखा, उसका प्रिय चाबी का गुच्छा जंग खाकर मैला पड़ चुका था। उसने उसे हाथ में लेकर पूछा, इसे उन्हें क्यों नहीं दे दिया? चंद्रनाथ के मुरझाए चेहरे पर अचानक एक सच्ची मुस्कान खिल उठी। उनकी आंखों में अथाह स्नेह उमड़ आया। फिर भी स्वयं को संयत करते हुए उन्होंने कहा, उन्हीं को तो दे रहा हूं। सरयू कुछ समझ न सकी। उसने कुछ क्षण संदेह भरी दृष्टि से पति की ओर देखा और फिर धीरे से बोली, मैं नई दुल्हन की बात कर रही हूं। तुम्हारी दूसरी पत्नी को ये क्यों नहीं दिया? अब चंद्रनाथ स्वयं को रोक न सके। उन्होंने दोनों हाथों से सरयू का चेहरा अपने सीने से लगा लिया और भर्राए स्वर में बोले, उन्हीं को दिया है सरयू, उन्हीं को। मेरी पत्नी दो नहीं, केवल एक ही है, और वह कभी पुरानी नहीं होती। वो आज भी उतनी ही नहीं है जिसे मैं उस दिन काशी से विश्वेश्वर के प्रसाद फूल की तरह अपने हृदय से लगाकर ले गया था। वो उस दिन भी उतनी ही नहीं थी, और आज जब मैं उसे फिर विश्वेश्वर के चरणों के पास से उठाकर लेने आया हूं, तब भी वो मेरे लिए वैसी ही नहीं है। संध्या का दीप जल चुका था। सरयू पुत्र को गोद में लिए पति के चरणों के पास बैठी थी। धीरे से उसने कहा, जाठाम शाय से मिले बिना तुम्हारा जाना नहीं होगा। आज रात तुम्हें यही रुकना पड़ेगा। चंद्रनाथ ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं। आज शायद लौटना नहीं हो सकेगा। सरयू बहुत देर से कोई बात कहना चाहती थी, पर संकोच कर रही थी। अब उसने धीरे से कहा, तुमसे अब मुझे कैसी लज्जा? चंद्रनाथ चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। सरयू बोली, मैंने सोचा था तुम्हें एक पत्र लिखूंगी। फिर लिखा क्यों नहीं? मैंने तो कभी मना नहीं किया था। सरयू कुछ क्षण सोचती रही, फिर बोली, डर लगता था कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। और फिर पता नहीं तुम दोबारा कब आते। चंद्रनाथ ने कोमल स्वर में कहा, जब तुम बुलाओगी मैं उसी समय आ जाऊंगा। सरयू के मन में आया कि वह इसी समय सब कह दे। फिर उसने सोचा, मनुष्य के जीवन का क्या भरोसा। यदि आज न कहा तो शायद फिर कभी कहने का अवसर ही न मिले। वह धीमे स्वर में बोली, तुमसे मुझे कोई संकोच नहीं है। चंद्रनाथ ने पूछा, और क्या कहना चाहती हो? सरयू कुछ देर मौन रही, फिर धीरे धीरे बोली,
अब मुझे जीने की इच्छा नहीं होती। इस तरह जीना अच्छा नहीं लगता। चंद्रनाथ चौंक उठे। ये बात उसे मजाक नहीं लगी। उन्होंने ध्यान से सरयू के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया था। वे भयभीत स्वर में बोले, सरयू, तुम्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई? सरयू ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कभी कभी सीने में बहुत दर्द होता है। और ये बेहोशी? सरयू मुस्करा दी। वो तो कुछ भी नहीं। चंद्रनाथ ने मन ही मन संकल्प किया, जो होना था हो चुका। अब चाहे मुझे अपना सब कुछ क्यों न खोना पड़े, मैं तुम्हें स्वस्थ करके ही रहूंगा। तभी सरयू ने कहा, मुझे तुमसे एक भिक्षा चाहिए, दोगे? चंद्रनाथ ने पूछा, क्या चाहती हो? सरयू बोली, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिले। इतना कहकर उसने खोका को चंद्रनाथ के चरणों के पास बैठा दिया और धीमे स्वर में बोली, तब एक बार यहां आकर इसे अपने साथ ले जाना। यह सुनकर चंद्रनाथ का हृदय भर आया। उन्होंने विश्वेश्वर को अपनी छाती से लगा लिया और बार बार उसके चेहरे को चूमने लगे। उसी समय बाहर से एक आवाज आई, दादा विशु। विश्वेश्वर तुरंत पिता की गोद से उतरने लगा। दादू आ गए, मैं जाता हूं। सरयू उठ खड़ी हुई, वे आ गए हैं। कुछ क्षण बाद कैलाश चंद्र विश्वेश्वर को गोद में लिए आंगन में आए। चंद्रनाथ भी बाहर निकल आए। कैलाश चंद्र ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे उन्हें पहचान न सके। वे कुछ आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। तभी खोका ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर कहा, दादू, ये बाबा है। चंद्रनाथ ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। कैलाश चंद्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आओ बेटा, आओ। और उनकी आंखों में भी अनजाने ही स्नेह और करुणा की एक गहरी लहर उमड़ आई। लेकिन जब चंद्रनाथ ने वृद्ध से कहा, कल मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तो कैलाश चंद्र के हृदय में मानो एक साथ सैकड़ों तोपें चल उठीं। उनके भीतर कुछ टूट सा गया। वे स्वयं क्या बोले, शायद उन्हें भी सुनाई नहीं दिया। पर चंद्रनाथ ने जैसे दूर से आती हुई किसी कांपती हुई आवाज सुनी। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? यह समाचार सुनकर सरयू ने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की। उसकी दोनों आंखों से आंसू बह निकले। उसने पति के चरणों में सिर रखकर कहा, अपने चरणों की धूल देकर इस अभागिनी को यहीं छोड़ जाओ, मुझे अपने साथ मत ले जाओ। चंद्रनाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? सरयू उत्तर न दे सकी। वह केवल रोती रही। उसकी आंखों के सामने बार बार कैलाश चंद्र का वह करुण और स्नेहमय चेहरा घूमने लगा। कुछ देर मौन रहने के बाद चंद्रनाथ बोले, मैं तुम्हारा पति हूं। यदि मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहूं तो तुम्हारी अनिच्छा से कुछ नहीं होगा, और मैं विशु को छोड़कर भी नहीं रह सकता। सरयू समझ गई कि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अगली सुबह से ही कैलाश चंद्र ने विशु को अपनी गोद से उतारना ही नहीं चाहा। वे उसे गोद में लिए हाथ में शतरंज की पोटली लेकर शंभू मिश्र के घर पहुंचे। उन्हें पुकार कर बोले, मिश्र जी, आज मेरे लिए बहुत बड़ा सुख का दिन है। आज हमारा विशुदादा अपने असली घर जाएगा। अब वो बड़ा हो गया है, उसे इस छोटी सी कुटिया में बांधकर नहीं रखा जा सकता। मिश्र जी ने प्रसन्नता प्रकट की। कैलाश चंद्र ने शतरंज बिछाई और बोले, आज खुशी का दिन है, आओ तुमसे 2 बाजियां खेल कर चलता हूं। लेकिन खेल शुरू होते ही वे एक के बाद एक मोहरे हारने लगे। हाथी की जगह नाव चला देते, नाव की जगह घोड़ा। उनकी सारी चालें उलझती जा रही थी। मिश्र जी हंसकर बोले, बाबूजी, आज आपका मन खेल में नहीं है, बहुत भूल हो रही है। धीरे धीरे वे एक के बाद एक बाजियां हार गए। अंत में खेल समेटने लगे। लेकिन इस बार उन्होंने लाल मंत्री को पोटली में नहीं बांधा। उन्होंने वह मोहरा विशु के हाथ में देकर कहा, दादा, ये मंत्री तुम्हें देता हूं। अब इसे कभी वापस नहीं मांगूंगा। रास्ते में जो भी मिलता वे उसे यही समाचार सुनाते जाते। आज हर काम में वृद्ध के भीतर एक अनोखा उत्साह था।
लेकिन हाथ से कोई काम ठीक नहीं हो रहा था। जितना दिन ढलता जाता उनकी भूलें उतनी ही बढ़ती जाती। सरयू ये सब देख रही थी। वह छिप छिप कर न जाने कितनी बार अपनी आंखें पोंछ चुकी थी, लेकिन वृद्ध के चेहरे का उत्साह तनिक भी कम नहीं हुआ। यहां तक कि जब सरयू उन्हें एकांत में ले जाकर उनके चरणों की धूल माथे से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी, तब भी उन्होंने अपने आंसू रोककर मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। मेरी बेटी, मत रो। मेरे इस बूढ़े जाठा के आशीर्वाद से तू रानी बनेगी, और यदि कभी फिर लौट कर आए तो इस छोटी सी कुटिया को भूलकर कहीं और मत ठहरना। ये सुनकर सरयू और भी अधिक रोने लगी। उसे बार बार वही दिन याद आने लगा जब वो एक निराश्रित असहाय भिखारिन की तरह काशी आई थी, और आज वह अपने पति और पुत्र के साथ वापस जा रही थी। सरयू रोते हुए बोली, जाठामशाय, मेरे बिना आप रह नहीं सकेंगे। कैलाश चंद्र ने मुस्कुराकर कहा, बस 2-4 दिन की बात है बेटी। लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा, अब बुलावा आ चुका है। इतने दिनों से तपते हुए इस प्राण को अब शायद विश्राम मिलेगा। सरयू आंसू पोंछते हुए व्याकुल स्वर में बोली, क्या मुझमें जरा भी मायाद्या नहीं है? वृद्ध ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, छी मां, ऐसी बात मत कहो। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं। रात के लगभग 10 बजे सभी लोग स्टेशन पहुंच गए। गाड़ी आने का समय धीरे धीरे निकट आता जा रहा था, और विदाई की वह घड़ी सबके हृदय पर एक असहनीय बोझ की तरह उतरने लगी। विश्वेश्वर सो गया था, लेकिन लाल मंत्री को अब भी अपनी छाती से लगाए हुए था। वृद्ध कैलाश चंद्र ने उसे धीरे धीरे हिलाकर जगा दिया। नींद से उठते ही वो पहले रोने को हुआ, पर जैसे ही दादू ने अपना चेहरा उसके पास लाकर पुकारा, विशु, दादा, वो तुरंत मुस्कुरा उठा। दादू, दादा, मेरे भाई, कहाँ जा रहे हो? विशु बोला, बाड़ी। फिर अपनी लाल मंत्री दिखाकर बोला, मंत्री। कैलाश चंद्र ने कहा, हां दादा, लेकिन इसे कहीं खो मत देना। इस लाल मंत्री के विषय में वे उसे पहले भी न जाने कितनी बार समझा चुके थे। विशु ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं खोऊंगा मंत्री। तभी ट्रेन आ पहुंची। सरयू ने एक बार फिर उनके चरणों की धूल माथे से लगाई और गाड़ी में चढ़ गई। वृद्ध के हृदय में उमड़ता आशीर्वाद कांपता हुआ उनके होठों तक आकर भी बाहर न निकल सका। जब ट्रेन छूटने में कुछ ही क्षण शेष रह गए, तब कैलाश चंद्र ने विश्वेश्वर को चंद्रनाथ की गोद में देते हुए कहा, दादू, दादू, मंत्री। विशु ने मंत्री दिखाकर हंसते हुए कहा, दादू, मंत्री। खोएगा नहीं? नहीं दादा। इस बार वृद्ध की सूनी आंखों में आंसू भर आए। गाड़ी चलने लगी। वे सरयू की खिड़की के पास जाकर बोले, मान, अब जाता हूं। फिर एक बार जोर से पुकार उठे, ओ दादू। लेकिन ट्रेन के शोर और लोगों की आवाजों में विश्वेश्वर वह पुकार सुन न सका। जब तक गाड़ी की अंतिम ध्वनि सुनाई देती रही, कैलाश चंद्र वही स्थिर खड़े रहे। उसके बाद वे धीरे धीरे लौट पड़े। 19वां परिच्छेद। घर पहुंचने पर चंद्रनाथ के मन में जो थोड़ा बहुत भय था, वो मणिशंकर की बातों से दूर हो गया। उन्होंने कहा, चंद्रनाथ, प्रायश्चित तो पाप के लिए होता है। जिसने कोई पाप ही नहीं किया, उसे प्रायश्चित की क्या आवश्यकता? बहू ने कोई अपराध नहीं किया। व्यर्थ प्रायश्चित की बात उठाकर मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। मणिशंकर के मुख से ऐसी बातें सुनकर चंद्रनाथ आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। वे फिर बोले, बूढ़ा होकर मैंने एक बात सीखी है, दोष और लज्जा हर घर में होती है। मनुष्य का जीवन बड़ा लंबा होता है। इस लंबे रास्ते में कहीं कीचड़ है, कहीं फिसलन, कहीं ऊंच नीच। इसलिए मनुष्य से भूल हो जाती है। लेकिन लोग अपनी भूल नहीं कहते, केवल दूसरों की बातें करते हैं। वे दूसरों के दोषों की चर्चा इसलिए करते हैं कि उनकी अपनी कमजोरियां छिपी रहें। चंद्रनाथ चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर बाद मणिशंकर फिर बोले, और एक बात सीखी है, पराये को अपना बनाया जा सकता है, लेकिन जो अपना है उसे भला कौन पराया कर सकता है?
मैं इतने दिनों तक अंधा बना रहा, पर विशु ने मेरी आंखें खोल दी। उसके पुण्य से सब कुछ फिर से पवित्र हो गया है। फिर उन्होंने कहा, आज द्वादशी है। पूर्णिमा के दिन मैंने पूरे गांव को निमंत्रण दिया है। पहले तुम्हारे बड़े भाई सब काम संभालते थे, मुझे कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला, इसलिए सोचता हूं विशु का एक बार फिर से अन्नप्राशन करूं। चंद्रनाथ ने संकोच से पूछा, लेकिन समाज? मणिशंकर हंस पड़े। समाज? समाज मैं हूं और समाज तुम हो। इस गांव में और कौन है? जिसके पास धन और प्रतिष्ठा है वही समाज का मुखिया होता है। अब मैं किसी व्यर्थ डर से नहीं डरता। मणिशंकर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यदि मैं चाहूं तो तुम्हारी जाति नष्ट कर सकता हूं, और यदि तुम चाहो तो मेरी। इसलिए समाज की चिंता मत करो। और एक बात कहूं, अब तक मैंने ये बात किसी से नहीं कही, शायद कभी कहता भी नहीं, लेकिन अब तुम्हें बता देने में कोई हानि नहीं। तुम्हें अपने राखाल भट्टाचार्य की याद है? चंद्रनाथ ने कहा, हां, हरिदयाल ठाकुर के पत्र में उनके बारे में पढ़ा था। मणिशंकर बोले, यदि मेरे परिवार के विरुद्ध कोई लज्जाजनक बात सिद्ध कर सकता था तो वही कर सकता था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने उसे जेल भिजवा दिया था। कुछ समय पहले वह छूटकर कहीं चला गया है और अब कभी इस देश में लौटकर नहीं आएगा। इसके बाद मणिशंकर ने आरंभ से अंत तक सारी घटना विस्तार से सुना दी। सब कुछ सुनकर चंद्रनाथ की दोनों आंखें आंसुओं से भर उठीं। फिर पूर्णिमा के दिन भोज और उत्सव संपन्न हुआ। गांव के किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं की। सबने मणिशंकर के व्यवहार को देखकर यही समझा कि ये सब केवल एक झूठा आरोप था, शायद जमींदारी की किसी पुरानी चाल का परिणाम। केवल हरकाली अलग बैठकर भोजन कर रही थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे अब इस गांव में नहीं रहेंगी और कहीं और चली जाएंगी। उनका कहना था, प्राण चले जाए तो भी स्वीकार है, लेकिन धर्म को मैं किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती, चाहे ये सुख की बात हो या दुख की। चंद्रनाथ ने उनके लिए पहले के 50 रुपए के स्थान पर प्रतिमाह 100 रुपए की व्यवस्था कर दी। उत्सव समाप्त होने के बाद देर रात जब नाच गाना भी बंद हो गया, तब चंद्रनाथ अपने कक्ष में पहुंचा। उसने देखा कि सरयू सभी आभूषणों से सुसज्जित किसी राजरानी की भांति अपने सोए हुए पुत्र को गोद में लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चंद्रनाथ ने कहा, आज पूर्णिमा है। सरयू हल्के से मुस्कुराकर बोली, हां सही, हरिबाला ने आज भी मुझे कुछ नहीं छोड़ने दिया। 20वां परिच्छेद। उसी रात वृद्ध कैलाश चंद्र एकाएक कदम रखते हुए अपने घर लौटे। तुलसी के चबूतरे पर रखा दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन आज घर में कितना भयानक अंधकार था। अभी कुछ समय पहले तक घर लोगों से भरा था और अब वहां कोई नहीं था। केवल वही मिट्टी का दीपक जल रहा था, जिसकी आयु भी अब समाप्त होने को थी। उसे सरयू अपने हाथों से जलाकर गई थी। शैया पर लेटते ही उनकी थकी हुई आंखें उनीदी होने लगी, लेकिन उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके कानों के पास आकर पुकार रहा हो, दादू। नींद में उन्होंने स्वप्न देखा, मानो राजा भरत उनके हृदय के भीतर मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं और क्षीण स्वर में कह रहे हैं, लौट आओ, लौट आओ। सुबह जब उनकी आंख खुली तो आदतवश उन्होंने पुकारा, विशु, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें याद आ गया, विशु तो चला गया है। उन्होंने अपनी शतरंज की पोटली उठाई और शंभू मिश्र के घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उदास स्वर में बोले, मिश्र जी, मेरा दादा भाई चला गया। विशु को सब लोग प्यार करते थे। मिश्र जी भी दुखी हो उठे। जब शतरंज की गोटियां बिछाई जाने लगी तो उन्होंने पूछा, बाबूजी, आपका वजीर कहाँ है? कैलाश चंद्र ने लंबी सांस ली और बोले, अरे हां मिश्र जी, उसे तो वो अपने साथ ले गया। उस लाल मंत्री से उसे बहुत प्रेम था। बच्चा था, किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सका। ये कहते हुए उन्होंने ये नहीं बताया कि उस मंत्री को उन्होंने स्वयं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझकर स्वेच्छा से विशु को दे दिया था।
उन्हें ये बात कहते हुए संकोच हो रहा था। मिश्र जी बोले, तो फिर दूसरी गोटियों से खेलते हैं। हाँ, बिछाइए। खेल शुरू हुई, लेकिन उस दिन कैलाश चंद्र हार गए। शंभू मिश्र जीवन भर उनके साथ खेलते आए थे, पर उन्हें कभी हरा नहीं पाए थे। हार का कारण वे आसानी से समझ गए। मुस्कराकर बोले, बाबूजी, खोका बाबू तो आपकी सारी बुद्धि अपने साथ ले गए हैं। कैलाश चंद्र के सूखे होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, आओ, एक और बाजी हो जाए। बहुत अच्छा। खेल के बीच में अचानक कैलाश चंद्र ने एक चाल चलते हुए पुकारा, विशु। शंभू मिश्र हंस पड़े। बाबूजी, किस्त कहिए। विशु, नहीं। दोनों हल्के से हंस दिए। कुछ देर बाद शंभू मिश्र ने चाल चलकर कहा, बाबूजी, इस बार आपके 2 प्यादे गए। कैलाश चंद्र व्याकुल होकर बोल उठे, दादा, आओ, जल्दी आओ। फिर कुछ क्षण वे जैसे किसी की प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहे। उन्हें लगा, अभी एक नन्हासा कोमल शरीर पीछे से आकर उनकी पीठ पर झूल जाएगा। जब काफी देर हो गई, तब शंभू मिश्र बोले, बाबूजी, अब आपके प्यादे नहीं बच सकते। वृद्ध चौंक उठे। अरे हां, मेरे दोनों प्यादे तो मारे गए। खेल समाप्त हुई। इस बार भी शंभू मिश्र जीत गए, लेकिन उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई। गोटियां समेटते हुए उन्होंने कहा, बाबूजी, किसी और दिन खेलेंगे। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। मन बिल्कुल इधर नहीं है। घर लौटने में आज उन्हें बहुत देर हो गई। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था, अब विशु तो घर पर है नहीं, फिर जल्दी किस बात की। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि लखिया की मां रसोई में भोजन की तैयारी कर रही है। आज उन्हें स्वयं खाना होगा, स्वयं बैठकर खाना होगा, अकेले। अब कोई जल्दी नहीं थी, कोई शरारत नहीं थी, विश्वेश्वर की उछल कूद का भय नहीं था। वे पूरी तरह स्वतंत्र थे, लेकिन ये स्वतंत्रता उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। रसोई में जाकर उन्होंने देखा, थोड़ा सा चावल, 2 छोटे आलू, 2 परवल और थोड़ी सी दाल। ये देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें 2 वर्ष पहले की बातें याद आ गई। तब भी उन्हें इसी प्रकार स्वयं भोजन करना पड़ता था। लखिया की मां ही सब कुछ तैयार कर देती थी। लेकिन उस समय विशु न तो आया था और न ही उनसे बिछड़ा था। कटहल के पेड़ के नीचे विशु का छोटा सा खेलघर अब भी वैसा ही बना हुआ था। टूटी हुई मिट्टी की हांडी, हाथ पैर टूटी हुई मिट्टी की गुड़िया और 2 पैसे की टूटी हुई बांसुरी। बिल्कुल बच्चों की तरह वृद्ध उन सब खिलौनों को उठाकर अपने शयन कक्ष में ले आए और बड़े जतन से रख दिया। दोपहर में वे फिर गंगा किनारे जाने लगे। शाम को मुकुंद घोष की बैठक में भी लोगों का आना जाना शुरू हो गया, लेकिन अब पहले जैसा सम्मान उन्हें नहीं मिलता था। एक समय वे अपराजित खिलाड़ी थे। अब उनकी खेल की शक्ति क्षीण हो गई थी। जिन्हें उन्होंने स्वयं शतरंज खेलना सिखाया था, वे आज उन्हें मात दे देते थे। जो लोग पहले उनके सामने सिर झुकाकर खेलते थे, वे अब बिना संकोच उनकी नाव, रुख मारकर खेल आरंभ कर देते थे। पहले जैसी रुचि अब भी थी, लेकिन सामर्थ्य नहीं रही। कुछ कठिन चालें उन्हें आज भी याद थी, पर साधारण खेल में भी उनसे बड़ी बड़ी भूलें हो जाती थी। शतरंज ही उनका गर्व था, और आज वही केवल एक स्मृति बनकर रह गई थी। केवल शंभू मिश्र ही अब भी उनका सम्मान करते थे। वे अब प्रतिद्वंद्वी बनकर नहीं खेलते थे। आवश्यकता पड़ने पर केवल कोई कठिन समस्या लेकर उनके पास चले आते थे। घर में भी आजकल बड़ी उदासी रहने लगी थी। लखिया की मां उनसे नाराज रहती थी। कई बार उसे आंसू पोंछते हुए भी देखा गया। वह कहती, बाबू, क्या आपने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है? कभी आईने में अपना चेहरा देखकर तो देखिए। कैलाश चंद्र हल्की मुस्कान के साथ कहते, बेटी, अब तो रसोई चूल्हे से मेरा मन उठ गया है। अब उन सब झंझटों में नहीं पड़ सकता। लेकिन वह वर्षों की पुरानी दासी थी। वह उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। डांट फटकार कर किसी तरह 1-2 मुट्ठी चावल पकवा ही लेती। इसी प्रकार एक महीना बीत गया।
फिर 3-4 दिनों तक किसी ने कैलाश खुड़ो को बाहर नहीं देखा। सबसे पहले शंभू मिश्र को इसका ध्यान आया। वे उन्हें देखने पहुंचे और आवाज दी, बाबूजी। लखिया की मां ने उत्तर दिया, बाबू को बुखार हो गया है। मिश्र जी कमरे में जाकर बिस्तर के पास खड़े हुए और बोले, बाबूजी, ये बुखार कैसे हो गया? कैलाश चंद्र मुस्कुराकर बोले, हाँ मिश्र जी, बुलावा आ गया है। अब धीरे धीरे जाने की तैयारी कर रहा हूं। मिश्र जी घबरा उठे, छी डैश छी, राम राम, आप अच्छे हो जाएंगे। कैलाश चंद्र ने शांत स्वर में कहा, अब अच्छा होने की उम्र नहीं रही ठाकुर, इस बार तो यात्रा पर निकलना होगा। क्या वैद्य को बुलाया है? कैलाश चंद्र फिर मुस्कुराए, 88 वर्ष की उम्र में वैद्य आकर क्या करेगा? मिश्र जी, 88 वर्ष? बाबूजी, लोग इससे भी अधिक जीते हैं। कैलाश चंद्र ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। अचानक बोले, अच्छा सुनो मिश्र जी, मेरे दादा भाई ने चिट्ठी भेजी है। अरे लखिया की मां, जरा खिड़की खोल दे, मैं मिश्र जी को पत्र पढ़कर सुनाऊं। उन्होंने बड़ी कठिनाई से तकिए के नीचे से एक पत्र निकाला और धीरे धीरे पढ़कर सुनाने लगे। शंभू मिश्र कुछ समझे, कुछ नहीं समझ पाए। रात में वे वैद्य को भी साथ ले आए। वैद्य बंगाली थे और कैलाश चंद्र से परिचित भी थे। कुछ प्रश्न पूछने के बाद कैलाश चंद्र बोले, कविराज महाशय, दादा भाई ने पत्र लिखा है, जरा सुनिए। वैद्य ने पूछा, किसका पत्र? दादू, विशु का। उन्होंने लखिया की मां से कहा, जरा दीपक पास लाओ। दीपक की रोशनी में उन्होंने फिर पूरा पत्र पढ़कर सुनाया। वैद्य ने सुना या नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। सरयू की लिखावट, विशु की चिट्ठी, यही वृद्ध का संबल था, यही उनका सुख था। वैद्य के चले जाने के बाद वे शंभू मिश्र को बुलाकर विश्वेश्वर के रूप, गुण और उसकी शरारतों की बातें करते रहे। 2 सप्ताह और बीत गए, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। तब उन्होंने मोहल्ले के एक लड़के को बुलाकर विशु के नाम पत्र लिखवाया। पत्र का सार यही था कि वे अच्छे हैं, केवल स्वास्थ्य कुछ खराब है, चिंता की कोई बात नहीं। जब हरिदयाल ठाकुर ने सुना कि अब कैलाश खुड़ो के बचने की आशा बहुत कम है, तो वे उन्हें देखने आए। कुछ बातचीत के बाद कैलाश चंद्र ने तकिए के नीचे से वही पत्र निकालकर उनके हाथ में देते हुए कहा, बाबाजी, इसे पढ़ो। पत्र अब बहुत पुराना और मैला हो चुका था, कई जगह से फट भी गया था, पढ़ना कठिन था। हरिदयाल जितना पढ़ सके पढ़कर बोले, ये तो सरयू के हाथ की लिखावट है। कैलाश चंद्र ने तुरंत कहा, लिखावट उसकी है, लेकिन पत्र तो मेरे दादा भाई का ही है, नीचे उसका नाम भी तो लिखा है। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, नाम उसका है, पर चिट्ठी विशु की है। सरयू ने तो बस लिख दिया है, जब वो लिखना सीख जाएगा तब अपने हाथ से लिखेगा। हरिदयाल ने चुपचाप सिर हिला दिया। कैलाश चंद्र उत्साह से बोले, पढ़ा न बाबाजी, मेरा विशु रात में दादू दादू कहकर रो पड़ता है। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहकर तकिए पर गिर पड़े। लखिया की मां पास ही खड़ी थी। उसने इशारे से हरिदयाल को बाहर बुलाकर कहा, ठाकुर, आप रहेंगे तो ये दिन भर बस यही बातें करते रहेंगे। 4-5 दिन और बीत गए। अब उनकी अवस्था अत्यंत गंभीर हो गई थी। शंभू मिश्र दिन रात उनके पास रहने लगे। बीच बीच में वैद्य भी आकर देख जाते। उस दिन पूरे दिन उन्हें होश नहीं आया। संध्या के बाद कुछ चेतना लौटी, फिर वे अर्धचेतन अवस्था में पड़े रहे। गहरी रात में अचानक उन्होंने कहा, विशु दादा, मेरी मंत्री मुझे दे दो, नहीं तो मैं मात हो जाऊंगा। शंभू मिश्र पास आकर बोले, बाबूजी, क्या कह रहे हैं? कैलाश चंद्र ने उनकी ओर एक बार देखा, फिर घबराकर तकिए के नीचे हाथ टटोलने लगे, मानो कोई आवश्यक वस्तु खो गई हो और समय पर मिल नहीं रही हो। फिर निराश होकर करवट बदल ली और धीरे धीरे बुदबुदाने लगे, विशु, विश्वेश्वर, बेटा, मंत्री एक बार दे दे। मंत्री के बिना भला कितनी देर खेला जा सकता है?
इस संसार की शतरंज में कैलाश चंद्र का मंत्री खो गया था। ऐसा लग रहा था मानो वे स्वयं विश्वप्ति से उसी खोए हुए मंत्री की भीख मांग रहे हों। शंभू मिश्र उनके निकट आकर खड़े हो गए। लखिया की मां ने दीपक उनके चेहरे के पास लाकर देखा। वृद्ध की आंखें ऊपर चढ़ाई थी, केवल उनके होंठ अब भी कांप रहे थे। विश्वेश्वर, मंत्री के बिना और कितनी देर खेला जा सकता है? दे दो बेटा, दे दो। अगले दिन हरिदयाल ठाकुर ने चंद्रनाथ को पत्र लिखकर यह समाचार दिया कि पिछली रात कैलाश चंद्र का देहांत हो गया। यहीं पर चंद्रनाथ की कथा समाप्त होती है। कैलाश चंद्र अपने प्रिय मंत्री और अपने विशु की स्मृति को हृदय में लिए इस संसार की शतरंज से अंतिम विदा ले चुके थे।